आप लोगों ने देख लिए हैं और ये स्लाइड आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों को मैंने जिक्र पिछले स्लाइड में भी किए थे, लेकिन उन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दिया ताकि आप लोग को भी नोट करने के लिए काफी आसान हो। और इस प्रकार के अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे से व्हाट्सएप नंबर जिन्होंने बताया थे उस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और वहां से आप लोग को मिलते हैं। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मैं कौशल भैया आप सभी को लेकर आए हैं क्लास 10th का दूसरी क्लास, और ये इतिहास का खूबसूरत सफर में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर काफी इंजॉय से हम लोग देखे होंगे और आप लोग उस लेक्चर को काफी इंजॉय के साथ पढ़ लिए होंगे, और दूसरा लेक्चर जो कि आपके सामने आए हैं ये लेक्चर भी आप लोग को बोरिंग नहीं नजर आएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पर पढ़ते होंगे लेकिन उसको उन्हें पूछने का आजादी नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर पूछने का भी आप लोग को आजादी है। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर डालें और आप लोग को क्वेश्चन को जवाब दिया जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, पिछले वीडियो में भी इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहां से आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप लोग को पढ़ने में इच्छा थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा होता है कोई इच्छा ही नहीं रहता है, लेकिन अगर कौशल भैया है थोड़ा अगर आप दिल लगाइएगा तो जरूर है कि कौशल भैया आपके साथ दिमाग लगा ही देंगे और पढ़ाई में जरूर आपका मन लगेंगे, ठीक है। तो कहीं दिल और दिमाग लगाना पड़ता है दोस्त। तो चलिए कल जो आप लोग को पढ़ाए थे उन सारी चीज को संक्षिप्त में जानकारी दी। आज हम सबको राष्ट्रवाद के बारे में काफी डिटेल में आप लोग को सभी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, डिफिनेशन के साथ, जो कि 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बताते हुए चलेंगे स्टार्टिंग से ही। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ अगर बगल में आपके सामने अगर सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा है वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी बगल में बेल आइकन का बटन होगा जो घंटी दबा के ऑल कर लेना है, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। आपका अपना भैया जब पढ़ाएंगे तो देखिए एसएसटी का जो ये खूबसूरत सफर चल रही है जिसमें इतिहास आपको पता है मिशन 2027 के लिए लेक्चर आज जो होगी वो लेक्चर आपको 2 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कल हम लोग देखे थे और कल ही बता देते नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे वो वियना सम्मेलन होगा, लेकिन वियना सम्मेलन बस इतना ही बता के, लेकिन पिछले जो राष्ट्रवाद के बारे में डिफिनेशन नहीं लिखा है तो डिफिनेशन सभी चीज को पहले लिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वियना सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ? 1815 में। इसकी अध्यक्षता कौन की थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने। और इस दिन से मेटरनिक युग आ गया। मेटरनिक युग आया तो कब तक मेटरनिक युग रहा? 1815 से 1848 तक। कब तक रहा मेटरनिक युग? 1815 से 1848 तक। तब फिर देखिए फ्रांस में क्या हुआ, जब फ्रांस में फिर राजतंत्र और बुर्बोवंश का शासन हो, राजतंत्र क्या हो गया? राजतंत्र फिर हो गया फ्रांस में। तो यहां तक आए हम लोग समझ गए होंगे। देखिए कल महादेश बताए थे, लेकिन 7 महादेश या महाद्वीप, इसी को कहते हैं महादेश या महाद्वीप। तो कल 7 बताया, लेकिन 7 का नाम आप लोग को नहीं बताया था। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, पूछेगा कि कौन कौन महादेश है, 7 कौन कौन महादेश है, तो वहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। एशिया है, ठीक है, एशिया के अंतर्गत ही हम लोग का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है। क्या है दोस्त? सबसे बड़ा महादेश है, और इसी में भारत आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, 5वां है यूरोप, 6वां है ऑस्ट्रेलिया और 6वां है अंटार्कटिका, ठीक है। 6वां कौन है? अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटी महादेश है, ये सबसे छोटी महाद्वीप है। ये कौन है? छोटी महादेश है। आप लोग ऐसे करके क्लियर करते करते कल चलिएगा, ठीक है। छोटी महादेश है। कौन है छोटी महादेश? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी महादेश एशिया। एशिया के अंतर्गत क्या भारत हम लोग भी आते हैं, ठीक है। इन सभी चीज को जानकारी आप लोग को मिल गया। अब हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पूरी डिटेल में इसका मैं बोर्ड क्लियर करके, और तब तक इसका आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड क्लियर करने के बाद राष्ट्रवाद के बारे में पूरी डिटेल में डिफिनेशन के साथ आप लोग को बता दिया जाएगा। तब तक इसको देख लीजिए। हाँ, पिछले स्लाइड में आप लोग देख लिए होंगे। और आप अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद के बारे में कल भी हम आप लोगों को बताए थे, लेकिन आज फिर से इसका डिफिनेशन जो लिख दिया आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगर इस तरह का नोट आप लोगों को चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7827578573, ठीक है। आपको हैंड टू हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। देखिए राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी जानते जाइए, ठीक है। यह एक ऐसा भावना है जो भौगोलिक किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या भौगोलिक
सांस्कृतिक सामाजिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग एकता या वाहक बनता है। यह अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह प्रेम भाव देशभक्ति के राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके कहने के मतलब है यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों, जैसे हम लोग एक जगह पढ़ते सभी का भावना एक चीज से हो, उन्हीं को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद रहने वाले लोग एकता का वाहक बनता है, या यहां से या करके लिख भी सकते हैं अगर शॉर्टकट में, अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह प्रेम भाव देशभक्ति को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का सहायक तत्व, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का सहायक तत्व तो 14वीं से 17वीं शताब्दी पुनर्जागरण, ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी पुनर्जागरण रहा, फ्रांसीसी क्रांति रहा, नेपोलियन के सैन्य अभियान रहा। उसके बाद आप लोग एक और लिख लीजिए, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा। तो कुलीन वर्ग के जो पीछे जो बीत गया था उन सभी चीज को उन्हीं सभी जो पिछले वर्ग में जो हम लोग थे वहां पर भेजना चाहते थे प्रतिक्रियावाद। लेकिन 1700 फ्रांसीसी क्रांति, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का 1789 लोग आप लोग ऑब्जेक्टिव कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर क्या कर रहे हैं जी, सर मेरा शादी लगा हुआ था लेकिन अब नहीं होगा। बताओ दोस्त, क्लास 10 में शादी लगता है? क्लास 10 में किसी का शादी होता है? सो बताओ कैसा है तुम लोग, क्लास 10 का एग्जाम दोगे तब ना शादी करोगे? सो बताओ, एग्जाम तो दो कम से कम, उसके बाद शादी ब्याह करना। देखो दोस्त, कहते हैं अगर कहता है शादी करेंगे, उसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक शायरी है मैं सुना देता हूँ। वैसे शायरी तो नहीं सुनाते हैं लेकिन सुना देता हूँ आप लोगों को। बिना सरकारी नौकरी का सेटिंग नहीं होता, खूबसूरत लड़की से चेटिंग नहीं होता। नौकरी अगर सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना प्राइवेट नौकरी में कुंडली मैचिंग नहीं होता। ठीक है, कुंडली आप लोग को मैचिंग नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो पिछले के स्लाइड में आप लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति किस कारण से हुआ था, उन सभी चीजों को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, फ्रांस का राजा लुई 16वां का शासन था, निरंकुश शासन था। कैसा शासन था? निरंकुश शासन था। स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्षों से नहीं हुआ था। फ्रांस के लोगों पर अधिक कर लगा दिया गया। कर का मतलब जानते, फ्रांस के लोगों पर जैसे वहां के जनता था, राजा के द्वारा अधिक टैक्स लगा दिया था। मतलब कि वो अपना कहते हैं ना, किसी अब कोई ऐसा इंसान है, कमजोर इंसान है, लेकिन उसके साथ अगर आप लोग बार बार अत्याचार करेंगे, अब बताओ कोई तुमसे काफी गरीब है लेकिन उसको अगर गाली दोगे तो वो तो भी गाली देगा ही, चाहे तुमसे लड़ाई में जीते या नहीं जीते। लेकिन किसी पर अधिक अत्याचार करोगे तो कहीं ना कहीं एक दिन तुम्हारे साथ अंत होगा ही, और इसका अंत ही होता है। अधिक टैक्स लगा दिया था, जहां के वहां पे जनता को जीना बेसब्र होने लगा। तो इसके कारण से वहां पे इसी सभी के कारण से फ्रांसीसी क्रांति का ये सभी कारण है। ठीक है, तो उसके बाद पादरी, कुलीन और असमानता के तीनों समान में क्या किया था, जो तीनों को अलग अलग सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त था, जो कि इन सभी को भी अलग अलग करने का प्रयास किया। इन्हीं सभी का कारण था, मुख्य कारण यही सब है। और आप लोग इस सभी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभी को लाइन बाय लाइन लिखिए। एक बार और हम आप लोग को लाइन बाय लाइन बताते हैं। फ्रांस का राजा लुई 16वां के शासन, निरंकुश शासन, स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्षों से नहीं हुआ था। फ्रांस के लोगों पर अधिक कर लगा दिया था। कर के मतलब यहाँ पर टैक्स लिख लीजिएगा। पादरी, कुलीन और असमानता, निम्न तीनों समाज में, ठीक है, ये तीनों समाज असमानता की भावना में थे। उसके बाद देखिए 14 जुलाई 1789 की क्रांति का परिणाम, 14 जुलाई 1789 की क्रांति हुआ था और उसका परिणाम क्या क्या मिला था। देखिए उसका परिणाम मिला था लुई 16वां राजाशाही का अंत। लुई 16वां जो राजा था उसका वहीं पे अंत हो गया है। ठीक है, उसके बाद प्रजातंत्र का स्थापना, फिर उसके बाद जैसे प्रजातंत्र का स्थापना यानी राजा के द्वारा जो शासन चल रहा था उसका अंत हो गया, प्रजातंत्र हो गया। यूरोप में अन्य देशों को राष्ट्रवाद का उदय हो गया। संविधान का निर्माण 1791 में, ठीक है। लुई 16वां फ्रांसी 1793 में इसका भी अंत हो गया, 1793। आई होप यहाँ तक सभी पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और अगला जो आप लोग होगा नेपोलियन युग,
अगला कौन सा होगा, नेपोलियन युग के बारे में, जो कि मैं पहले ही पढ़ाए हैं कुछ थोड़ा सा, लेकिन उसका पूरा डेफिनेशन के साथ अभी बता रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो पिछले का स्लाइड आप लोगों ने देख लिए हैं, और ये स्लाइड को आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों को मैंने जिक्र पिछले स्लाइड में भी किए थे, लेकिन उन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखा दिए ताकि आप लोग कॉपी में नोट करने के लिए काफी आसान हो। और इस प्रकार के अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे से व्हाट्सएप नंबर जिन्होंने बताए थे उस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और वहां से आप लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेपोलियन युग के बारे में तो हमने पहले ही जानकारी दी, लेकिन इसे पॉइंट बाय पॉइंट हम इसमें लिखा दिए, ठीक है, ताकि आप लोग को लिखने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना होगी समझने में। देखिए नेपोलियन युग क्या है। नेपोलियन एक सेनापति था, फ्रांस के बहुत सारे युद्ध में जीत दिलाया। जैसे नेपोलियन वहां पे युद्ध जैसा भी होता था, उस युद्ध में किंग बन के खड़ा होते, किंग मेकर बन जाते थे। किंग से किंग मेकर, किंग बनना आसान काम है, लेकिन किंग मेकर बनना सबके बस की बात नहीं है, समझ रहे। तो नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध में क्या किया था, जीत दिलाया था। किसको जीत दिलाया था, फ्रांस के, ठीक है। 1799 में फ्रांस का काउंसलर बना था। 1799 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना था, काउंसलर बना था, यानी कि सलाहकार बना था। यानी जैसे फ्रांस में कुछ भी होता था तो उनसे पूछ के क्या जाता है, वो सलाह देता था। जैसे शादी ब्याह में भी किसी एक को गार्जियन मानते हैं, ये सलाहकार ये जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना है, अपना मन से तो करना नहीं है। वैसे शादी ब्याह थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक सलाहकार रहता है। जैसे फूफा हो गया, जीजाजी हो गया, कई सारे कुटुंब या फिर घर में किसी बड़े बुजुर्ग को सलाहकार, ठीक उसी प्रकार सलाहकार बन गया, ठीक है, काउंसलर बन गया। 1799 में फ्रांस का काउंसलर कौन बना था, कौन बना था, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट से। नेपोलियन बना था। कौन बना था, नेपोलियन बना था। तो उसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले। नेपोलियन फ्रांस का शासक 1804 में बना था। शासक मतलब समझ रहे, किसी भी शासन करने वाले उसी को शासक नहीं, राजा। कब बना था, 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था, फ्रांस का शासक कब बना था, तो 1804 में। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में क्लियर करते चलिए, ठीक है, यहां से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। अब देखिए जैसे हम कौशल सर हैं और आपको एक कौशल नियम लगा देंगे, जब हमको हर चीज मेरे अंदर आ जाएगा तो हम जो नियम लगाएंगे वो नियम चलेगा ही। यानी जैसे अभी के देख लीजिए, सत्ता में जैसे मोदी जी हैं, और मोदी जी के पास बहुमत तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जब बहुमत 2/3 बहुमत रहता है वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन से बिना विपक्ष के पूछे हुए अपना नियम कानून लागू कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, कई सारे स्टेडियम हो अपने मन से भी कर लिए। खैर कोई उनको कहने वाले हैं नहीं, क्योंकि देश का राजा वही है, लेकिन हम लोग विरोधी नहीं है, बस ऐसे बता दिए, आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, समझने की बात है, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता लागू किया, मतलब जब सब चीज इनका चलने लगा, उसके बाद 1815 में नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हुई थी, जिसमें उनका हार का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा। मित्र राष्ट्र, यानी जो मित्र राष्ट्र के आसपास उनके देश हैं, जैसे मित्र ब्रिटेन था, पर्सा था, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक टापू पर कैद करके रखा था, और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गया। यहाँ पे नेपोलियन का युग समाप्त हो गया। नेपोलियन का युग तो यही समाप्त हो गया 1815 में, लेकिन 1821 में इसका मृत्यु भी हो गया। नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1821 में, इस ससुराल चले गया 1821 में। लेकिन इसको जो मित्र राष्ट्र था वही सबने ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इसको सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा गया था। आपको पूछेगा सेंट हेलेना नामक टापू पर कौन कौन जो रखे हुए थे, कौन कौन सा देश, तो आप वहां पर बोल दीजिएगा ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है, मेटरनिक युग आया। अब कौन सा युग आया, मेटरनिक हो गया। मेटरनिक युग के बारे में भी मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखा है, ठीक है। नेपोलियन का पतन होने के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आज मेटरनिक ने क्या किया, जो 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिस सम्मेलन का नाम रख दिया गया क्या, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक ने किया था, कौन था, ऑस्ट्रेलिया। वियना सम्मेलन किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। इनका उद्देश्य था गणतंत्र को विरोध करना,
और राजतंत्र को स्थापित करना। इनका क्या उद्देश्य था? गणतंत्र को विरोध करना और राजतंत्र को स्थापित करना। अब यहाँ पर पूछ देगा मेटरनिक का क्या उद्देश्य था, तो लिख देना है मेटरनिक का उद्देश्य था, ऐसे लिख देना मेटरनिक का उद्देश्य था गणतंत्र को विरोध करना और राजतंत्र को गणतंत्र को विरोध करना और राजतंत्र को स्थापित करना। गणतंत्र मतलब जैसे आप लोग को पता ही होगा, लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसी को गणतंत्र कहते हैं। राजतंत्र जो राजा के द्वारा, इसीलिए गणतंत्र को इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया और राजतंत्र को फिर स्थापित करने का प्रयास। ठीक है, ये चला मेटरनिक क्यों। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आप लोग को ध्यान में क्वेश्चन आते होंगे। नेपोलियन कौन था? अगर आपसे पूछ देगा नेपोलियन कौन था, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख के बोलिए तो नेपोलियन कौन था। थोड़ा जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक सेनापति था। नेपोलियन कौन था? यहाँ देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेपोलियन एक सेनापति था जिन्होंने फ्रांस को बहुत सारे युद्ध में जीत दिलाया था। बहुत सारे युद्ध में जीत दिलाया था। अब कोई पूछ देगा नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक सेनापति था जिन्होंने फ्रांस के बहुत सारे युद्ध में जीत दिलाया था और 1804 में फ्रांस का शासक बना था। इसी में लिख दिए, और 1804 में फ्रांस का शासक बना था नेपोलियन। यहाँ तक आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ गए। और यहाँ तक समझने आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और इस प्रकार का नोट्स आपको चाहिए, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7827578573। क्या है? 7827578578। ठीक है, यहाँ पर 73 होगा। ठीक है, 78275785 और 73। ठीक है, आप लोग को इस नंबर पर आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए इस स्लाइड को आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, अब देखिए वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या क्या की है। ठीक है, इससे पहले जो स्लाइड पढ़े थे उनका आप देखिए वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है? तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां है इटली के कई राज्यों को विभाजित कर दिया। अब इन्होंने क्या क्या करा हुआ? इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी फूट डालो और शासन करो। अगर आपका कोई भी चीज है, कोई भी सरकार सत्ता में तब उतना दिन रहता है तो उन्होंने सबको तोड़ के रखता है और सरकार खुद मिल के सबसे रहता है। लेकिन सब अगर एक जगह रहेंगे तो सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसीलिए क्या किया? जो राज्यों को विभाजित कर दिया, क्या कर दिया? अलग कर दिया है। उसके बाद देखिए सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्निंद को दे दिया। किसको दे दिया है? सम्राट फर्निंद को दे दिया है। उसके बाद देखिए रोम और आसपास के राज्य पोप को दे दिया। रोम और आसपास के राज्य किसको दे दिया? पोप को दे दिया। किसको दे दिया है? पोप को दे दिया है। रोम और आसपास के राज्य पोप को दे दिया। पोप कौन था? पोप एक पुजारी था। पोप कौन था? पोप एक पुजारी था। पुजारी था ईसाई धर्म से। कौन था? ईसाई धर्म से। पोप एक ईसाई धर्म के पुजारी थे जिनको रोम और आसपास के सभी राज्य दे दिया। अलग अलग आदमी के ये हर चीज दे दी है। ठीक है, कोई आदमी एक जगह एक सामान लेकर उसमें कई सारे राष्ट्र की भावना ना जगे, उसकी वजह से इन्होंने अलग अलग चीज दे दी। उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम रहा। परमा मोडेन और तरकनी का प्रांत हेवर्स और राजवंश को दे दिया। सब चीज को ये अलग अलग आदमी को दे दिया है। किसी एक आदमी के लिए एक आदमी को मालिक नहीं बनाया, किसी एक जगह के लिए हर आदमी को अलग अलग देते गए। ठीक है, उसके बाद देखिए जनेवा और सर्डिनिया पीडमाउंट को राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जो चीजें अलग अलग था उसको जनेवा और सर्डिनिया पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित यानी एक जगह कर दिया, मिला दिया गया था। ये अपने अनुसार हर चीज को बांटते गए। उसके बाद देखिए जर्मनी में 39वां रियासत के संघ कायम रहा जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना ना जगे। क्यों क्या गया था ऑस्ट्रिया का अधिकार? क्योंकि राष्ट्रीयता का भावना ना जगे। ठीक है, अब देखिए फ्रांस में बुर्बो वंश पुनर्स्थापन किया गया
और लुई 18वां का राजा बना दिया। लुई 18वां कब बना? लुई 18वां राजा बन गया, ठीक है। पुनर्स्थापन किया गया किस चीज का? बुर्बो वंश का। फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हो गया। फ्रांसीसी जनता पर पुराणपंथी व्यवस्था थोपेन का प्रयास किया। क्या क्या? फ्रांसीसी जनता पर पुरापंथी पुराना व्यवस्था फिर थोपने का प्रयास किया गया। तो आई होप आप लोगों को इससे पहले जो एक लेक्चर और पढ़ाए थे वो और इस लेक्चर इन सारी चीजों को बता दी। इन सारी में जितने क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में आपको लिख देता हूं और आप लोग उसका जरूर एक बार आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम अपने व्हाट्सएप नंबर पर चैनल पर आप लोग को अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से मिला। लेकिन क्वेश्चन हम लिख देते हैं और क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने इसके वहां से जो 2-3 स्लाइड में पढ़ाए थे उन सभी में इनका सारा आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने आई होप वीडियो अगर लेक्चर अच्छा से देखे होंगे तो इन सारी चीजों की जानकारी अच्छा से हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगा? सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगा था? तो फ्रांस में जगा था। कहाँ जगा था? फ्रांस में। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फ्रांस। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में जगा था। यूरोप के फ्रांस में कहाँ जगा था? तो यूरोप के फ्रांस में जगा था। कहाँ जगा था? यूरोप के फ्रांस में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? यूरोप के फ्रांस में जगा था। और कब जगा था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। अब देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इस चीज को मैंने कितना बार बताया आप लोगों को, आई होप याद हो गए होंगे। क्या इसका डिफिनेशन लिख के भेज दोगे? समझ में आया या फिर मैं लिख दूं? कमेंट सेक्शन जल्दी से लिखो, जल्दी में लिखो, जल्दी करो थोड़ा। कमेंट सेक्शन में लिख दूं या फिर आप लोग लिख के आओगे? लिख दूं। देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति लगाव, स्नेह, प्रेम भाव, देशभक्ति को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आई होप लिख लिए होंगे यहां तक। तो इसका भी आप लोग आंसर मिल गया। अब लुई 16वां का फांसी कब हुआ? लुई 16वां का फांसी कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था। अब देखिए नेपोलियन का फ्रांस का शासक कब बना? 1804 में। उसके बाद नेपोलियन का कब तक रहा? नेपोलियन फ्रांस का शासक कब तक रहा? 1815 तक। अब देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। मेटरनिक युग कब चालू हुआ? वियना सम्मेलन 1815। मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1848 तक। आई होप आप लोगों ने लेक्चर में काफी एंजॉय के साथ पढ़े होंगे, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अंदाज के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।